साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम अपनी इस क्लास में मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में मार्च 2024 की करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 तक की सभी मंथली करंट अफेयर्स की घटनाओं को पढ़ लिया है। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल इवोक आईएएस पर एक अलग से इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो हमारे 70 बीपीएससी डेडिकेटेड संकल्प बैच में प्रोवाइड की जाती है। तो जो बच्चे 70 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं वो इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फीस इसकी केवल 499 है। नंबर है हमारा 6306473800। 70 बीपीएससी के अलावा अगर आप कोई भी आगामी परीक्षा दे रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए ये क्लासेज वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहाँ से पढ़ने के बाद फिर कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और मार्च 2024 की करंट अफेयर्स की घटनाओं पर चर्चा करते हैं। हम अपनी करंट अफेयर्स की न्यूज को सेगमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है उन सभी घटनाओं को शामिल करते हैं। प्रमुख नियुक्तियों से लेकर पुरस्कार, खेल कूद, किताबें जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, महत्वपूर्ण जो चर्चित स्थल होते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, प्रमुख सैन्य अभ्यास, महत्वपूर्ण योजनाएं, समितियां, सम्मेलन, सभी चीज़ों को हम कवर करते हैं, कुछ छोड़ते नहीं हैं। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में आए, आप उसे बहुत ही आसानी से सही करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं। नियुक्तियों से एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहली नियुक्ति है साइमन हैरिस की, हम लोग मार्च 2024 में देख रहे हैं। ये आयरलैंड के सबसे कम उम्र के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले जो पूर्व पीएम थे लियो वराडकर, इन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद में साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे कम उम्र के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो लियो वराडकर हैं ये भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे आयरलैंड में। इनके इस्तीफा देने के बाद में साइमन हैरिस नए प्रधानमंत्री और ये सबसे कम उम्र के पीएम बने हैं आयरलैंड के। अगला नाम है नंद किशोर यादव का। ये आपके 70 बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नंद किशोर यादव ये बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले जो अध्यक्ष थे विधानसभा के, उनका नाम था अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी का स्थान लिया है नंद किशोर यादव ने, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है जस्टिस अरुण भंसाली, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले बच्चे इस फैक्ट को याद रखेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस अरुण भंसाली। अगला है अंजाली असोमानी। अंजाली असोमानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। कोमो राष्ट्र के नए प्रेसिडेंट बने हैं और ये अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो ये आपको याद रखना है, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं अंजाली असोमानी। और ये कोमोरोस एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल का देश है और वहाँ के ये राष्ट्रपति बने हैं। अगले हैं किशोर मकवाना, अनुसूचित जाति आयोग के ये अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। अजय मनिकराव खान विलकर लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। लोकपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई। पिनाकी चंद्र घोष का इन्होंने स्थान लिया। तो जो भारत के पहले लोकपाल थे उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष और इनके स्थान पर अभी हाल ही में अजय मनिकराव खान विलकर लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। शपथ इनको किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ऋतु बिहारी ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है उत्तराखंड की, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है ऋतु बिहारी का। अगला नाम है नवाब सलाम का, ये लेबनान से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो पर्सनालिटी अगर किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होती है तो आपसे पूछ लिया जाता है ये व्यक्ति किस देश से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना है नवाब सलाम लेबनान से बिलोंग करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने हैं। गीता बत्रा ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनी है। यह पद संभालने वाली किसी विकासशील देश की पहली महिला बन गई हैं, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए गीता बत्रा का। ये प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री हैं। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की ये निदेशक बनी है और इस पद पर पहुंचने वाली विकासशील देश की ये पहली महिला बन गई हैं। अगला नाम है सुधा मूर्ति। इनका नाम काफी चर्चा में रहता है। ये राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत की गई हैं। समाज सेवी और लेखिका के क्षेत्र में इनका योगदान काफ़ी है और आप जानते हैं अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष जानकारी रखने वालों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो इसी अनुच्छेद के तहत हाल ही में सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। राइट।
वान गेथिंग ये वेल्स के नए प्रधानमंत्री बने हैं और किसी भी यूरोपीय देश के पहले अश्वेत पीएम बन गए हैं, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वान गेथिंग नाम है। वेल्स जो यूरोपियन कॉन्टिनेंटल का एक देश है, वहाँ के ये प्रधानमंत्री बने हैं, अश्वेत हैं। और इस तरह देखते हैं कि किसी भी यूरोपीय देश के पहले अश्वेत पीएम बने हैं वान गेथिंग। अगला नाम व्लादिमीर पुतिन का है। रूस के राष्ट्रपति लगातार 5वीं बार बने हैं। अब यह 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे, तो ये आपको वर्ष भी याद रखना है। 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन, और हाल ही में ये 5वीं बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं रूस की। महत्वपूर्ण नियुक्तियां हमने पढ़ ली हैं। अब हम प्रमुख पुरस्कारों की सूची में आएंगे। पुरस्कारों की सूची में जो पहला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो। यह पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भूटानी और पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बने हैं भारत के प्रधानमंत्री, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 ये प्रभा वर्मा को मिला है, इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। तो उपन्यास का नाम याद रखना है, रौद्र सात्विकम किसका लिखा हुआ है? प्रभा वर्मा का, और इसी उपन्यास के लिए प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है निमहंस, ये बेंगलोर में है, और इसको स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको नाम याद रखना है, निमहंस कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इसको अवार्ड कौन सा दिया गया है? स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड। अगला पुरस्कार है अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार। ये मिला है आरईसी लिमिटेड को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को मिला है। यह पुरस्कार आईआईटी मद्रास में 2 मेगावाट के रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए आरईसी लिमिटेड को दिया गया है। अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। अगला पुरस्कार है एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड। ये मिला है इसरो को, चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड, किसको मिला है? इसरो को, चंद्रयान 3 के लिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 मिला है संस्कृति के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को, और उर्दू के लिए गुलजार को मिला है। तो 2 लोगों को इस बार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, संस्कृत लैंग्वेज के लिए जगत गुरु भद्राचार्य को, और उर्दू लैंग्वेज के लिए गुलजार जी को। इरास्मस पुरस्कार 2024 ये अमिताभ घोष को दिया गया है। पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके योगदान के लिए इरास्मस पुरस्कार दिया गया है। अमिताभ घोष स्टार लगा लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं, इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार ये भारत को मिला है। यूएसए वाशिंगटन में स्थित रेड क्रॉस मुख्यालय में ये पुरस्कार दिया गया है भारत को, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। ब्रिटेन का मानद नाइटहुड मिला है सुनील भारतीय मित्तल को। ये पुरस्कार किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सुनील भारतीय मित्तल को। इंडियन ऑफ द ईयर ये इसरो को मिला है उत्कृष्ट उपलब्धता की श्रेणी में, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। इससे पहले हमने देखा इसरो को चंद्रयान 3 के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला है, और दूसरा एक अवार्ड और मिला है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी इसरो को मिला है उत्कृष्ट उपलब्धता की श्रेणी में, राइट। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को मिला है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में जो दिया गया है, इसके जो निर्देशक थे क्रिस्टोफर नोलन, तो क्रिस्टोफर नोलन को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए ऑस्कर अवार्ड की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी थे, ओपेनहाइमर फिल्म ने इन्होंने अभिनय किया। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो ऑस्कर दिया गया है, ये दिया गया है एम्मा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। तो अभिनेत्री को जो ऑस्कर मिला है ये एक अलग फिल्म के लिए मिला है, पुअर थिंग्स के लिए एम्मा स्टोन को। बाकी जो ऑस्कर अवार्ड हैं अभिनेता और फिल्म और निर्देशक तीनों में नाम एक ही है। ओपेनहाइमर फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इस फिल्म के जो अभिनेता थे किलियन मर्फी को मिला है, और ओपेनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। 96वां ऑस्कर 2024 ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से एग्जाम पूछा जा सकता है। फिल्म ओपेनहाइमर को विभिन्न श्रेणियों में सर्वाधिक 7 पुरस्कार मिले हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट बन सकते हैं, तो याद रखना फिल्म ओपेनहाइमर को विभिन्न श्रेणियों में सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त हुए। सर्वाधिक 13 श्रेणियों में इसको नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके निर्देशक हैं जोनाथन ग्लेजर, तो इसे भी आप याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे? द जोन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके निर्देशक हैं जोनाथन ग्लेजर।
प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 ये मिला है जापान के रिकेन यामामोटो को। एबेल पुरस्कार जो गणित का नोबेल पुरस्कार कहलाता है ये मिला है मिशेल पियरे टैलाग्रैंड को। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। तो दोनों बातें याद रखनी है। एबेल पुरस्कार में मिशेल पियरे टैलाग्रैंड का नाम याद रखना है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिली है मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा। तो मॉरिशस की इन्होंने यात्रा की थी और उसी दौरान मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दे दी गई थी। अगला अवार्ड है 71वां मिस वर्ल्ड 2024, जिसका आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया था। 28 वर्षों के बाद भारत में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। नंबर भी याद रखना है। 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन भारत के मुंबई में किया गया है जियो वर्ल्ड सेंटर में 28 वर्षों के बाद। विजेता रही हैं क्रिस्टीना पिस्जकोवा। ये चिक गणराज्य से बिलोंग करती हैं और चिक गणराज्य की दूसरी विजेता बनी है क्रिस्टीना पिस्जकोवा। चिक गणराज्य से बिलोंग करती हैं, राइट। भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रतियोगिता में किया था सिनी शेट्टी ने और इनको ओवरऑल 8वां स्थान मिला था। इस प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भारत की नीता अंबानी ने जीता था। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। कुछ चीजें इसमें और देख लीजिए, जैसे जो मिस यूनिवर्स जो होगा आयोजन जिसका मैक्सिको में नवंबर 2024 में, ये चीज भी आपको याद रखनी है। मिस यूनिवर्स, अभी तक ऊपर हम मिस वर्ल्ड देख रहे थे 71वां मिस वर्ल्ड के बारे में, जिसका आयोजन मुंबई के जियो सेंटर में किया गया था 28 वर्षों के बाद, जिसकी विजेता रही थी क्रिस्टीना पिस्जकोवा जो चिक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। बाकी मिस यूनिवर्स जो होगा ये मैक्सिको में होगा नवंबर 2024 में। रूमी अलक हतानी ये सऊदी अरब से होंगी जो पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। तो सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग लेगा और भाग लेने वाली पर्सनालिटी का आपको नाम याद रखना है रूमी अलक हतानी, राइट। सऊदी अरब इस प्रतियोगिता में पहली बार प्रतिनिधित्व करेगा मिस यूनिवर्स और इसका आयोजन किया कहा जाएगा तो मैक्सिको में नवंबर 2024 को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है कुल 19 बच्चों को, और जिसमें आपको दो नाम याद रखने हैं। एक तो 70 बीपीएससी के लिए आपको नाम याद रखना है बिहार के लिए जिसे दिया गया है मोहम्मद हुसैन को कला और संस्कृति के लिए। आदित्य विजय ब्राह्मणे का नाम याद रखना है क्योंकि 19 बच्चों में से एकमात्र थे जिनको मरणोपरांत राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है वीरता के लिए। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आदित्य विजय ब्राह्मणे मरणोपरांत दिया गया है, महाराष्ट्र से हैं, वीरता के लिए। बाकी बिहार स्पेशल के लिए मोहम्मद हुसैन को दिया गया है कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2024 ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। तो ये यूपी पीसीएस वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग भारत रत्न पुरस्कार देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी, 1954 में। पहले यह पुरस्कार मरणोपरांत के लिए नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में एक वर्ष के बाद ही इसमें मरणोपरांत पुरस्कार देने की परंपरा को शामिल किया गया था। इस बात को आप याद रखना। 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है जिसमें पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर का नाम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो बच्चे 70 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं। ये 49वें प्राप्त करता है भारत रत्न के, ये चीज आपको याद रखना है। तो भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया है उसके 49वें प्राप्तकर्ता कौन है? कर्पूरी ठाकुर हैं। इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को जन्म हुआ था इनका 24 जनवरी 1924 को। और इस तरह देखें तो इनकी सभी जयंती इस वर्ष मनाई गई है। सभी जयंती 100 नंबर की जयंती इनकी मनाई गई है। इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो समस्तीपुर बिहार में हुआ था। समस्तीपुर बिहार का एक गांव है, गांव का नाम है पितौंझिया। क्या नाम है? पितौंझिया गांव का इनका नाम है। अगर बहुत डीप पूछा जाएगा तो इस चीज को आप याद रखना। पितौंझिया गांव का नाम है समस्तीपुर में, जहां पर इनका जन्म हुआ था। कब? 24 जनवरी 1924 को। इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1988 को, राइट। बिहार के जननायक के नाम से लोकप्रिय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जननायक के नाम से बिहार को किसे जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर ये काफी इंपॉर्टेंट है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के संबंध में। 1971 में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे तो इनके कार्यकाल के दौरान ही 1971 में पिछड़ा वर्ग बनाया गया था मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था 1971 में। और इस आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इसी रिपोर्ट की सिफारिश पर 1978 में बिहार में
पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। राज्य में सर्वप्रथम पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण 1978 में लागू किया गया था। जो 1971 में जो आयोग बना था मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी सिफारिश पर, राइट। तो दोनों सन आपको याद रखना है। 1971 जब पिछड़ा वर्ग आयोग बना बिहार में मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में, और उसके ही बाद जब रिपोर्ट दी 1976 में, और इस रिपोर्ट की सिफारिश पर 1978 में बिहार राज्य में सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हुआ। इस आयोग ने बिहार में दो चीजें इसमें ऐड कीजिए। 128 समुदायों को पिछड़ा वर्ग, 128 समुदायों को पिछड़ा वर्ग, और 94 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया था। तो राइट, तो ये भी आपको याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर के लिए ये सारी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। सवा इनकी जयंती मनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ? पिथौजिया गांव, समस्तीपुर बिहार में। बिहार के जननायक कहलाए जाते हैं ये। इनकी ही सरकार में बिहार में पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण लागू हुआ था। पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1971 में, जब ये मुख्यमंत्री थे मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में, और इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1978 में राज्य में पहली बार पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया था। अन्य 4 नाम आप लोग देख लीजिए भारत रत्न पुरस्कार में। एक नाम है लाल कृष्ण अडवाणी का। लाल कृष्ण अडवाणी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जो भाजपा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे ये। अगला नाम है चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, और ये उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य वस्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। यूपी में भूमि सुधारों के वस्तुकार थे ये। पीवी नरसिम्हन राव आप जानते हैं, इन्हीं के कार्यकाल में 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, जिसके बाद भारत में अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर जोर दिया गया था। अगला नाम है एम.एस. स्वामीनाथन का। एम.एस. स्वामीनाथन काफी इंपॉर्टेंट नाम है। इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, राइट, स्वामीनाथन को। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। 5 लोग हैं जो उन्हें 2024 में यह अवार्ड दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हन राव, एम.एस. स्वामीनाथन, 4 लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। लाल कृष्ण अडवाणी एक नाम और हैं जिनको ये भारत रत्न दिया गया है, राइट। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण किताबें। तो पहली किताब तो ये 70 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, फूल बहादुर, जो एक मगही उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? जयनाथ पति हैं। अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया, नालंदा बिहार के अभय के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और इस तरह ये पहला मगही उपन्यास बन गया है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। उपन्यास का नाम याद रखना है, फूल बहादुर। जयनाथ पति इसके लेखक हैं, और इसके अंग्रेजी अनुवादक कौन है? अभय के, राइट। अगली किताब है द कॉन्स्पिरेसी टू आस्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंस, फ्री फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, और इसके जो लेखक है उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। द कॉन्स्पिरेसी टू आस्ट फ्री फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, राइट। लेखक कौन है? गोटबाया राजपक्षे। सेवेलुइंग द सन, और इसकी जो लेखिका हैं लक्ष्मी मुर्देश्वरी पुरी हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, श्रीधरन पिल्लाई हैं। श्रीधरन पिल्लाई ये पूर्व गोवा के राज्यपाल थे श्रीधरन पिल्लाई, और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। अमिताभ घोष की पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट है इन किताबों में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अमिताभ घोष की होगी, और 70 बीपीएससी के लिए फूल बहादुर मगही उपन्यास जयनाथ पति का, जिसके अनुवादक हैं अभय के। अमिताभ घोष जो पुस्तक जो लिखी है उसका नाम क्या है? द हंग्री टाइड, राइट। रियल अमेरिकन्स के जो लेखक हैं राचेल खोंग हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के लेखक हैं विजय खरे और अमित सिन्हा। विजय खरे, अमित सिन्हा के द्वारा लिखी गई पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ये डॉक्टर मनसुख मांडविया की है। मनसुख मांडविया की पुस्तक है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। कन्वर्जेंस विद औरंगजेब, ये चारू निवेदिता की पुस्तक है। तो ये कुछ किताबें थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको भूलना नहीं है, एक तो फूल बहादुर वाली पुस्तक, दूसरी द हंग्री टाइड अमिताभ घोष की, रियल अमेरिकन्स राचेल खोंग की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आप लोग याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी विजय खरे अमित सिन्हा की। कन्वर्जेंस विद औरंगजेब चारू निवेदिता की। ये सभी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, राइट।
अब हम कुछ वर्ष और दिवस देख लेते हैं। जैसे विश्व टीबी दिवस जो है, विश्व क्षय रोग दिवस, ये 24 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम रही, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। वर्ल्ड वाटर डे ये 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस। विश्व जल दिवस 2024 की थीम थी, 22 मार्च को ये मनाया जाता है। 112वां बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का जो गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो बिहार दिवस मनाया गया 2024 में, ये 112वां बिहार दिवस था, इस बात को याद रखना। थीम क्या थी? वोटर अवेयरनेस, ये इंपॉर्टेंट थीम है, वोटर अवेयरनेस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन थीम है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, थीम रही 2024 में वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है, थीम थी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, थीम क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। ये जो थीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एआई रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आ जाता है आपके मेंस एग्जाम में, तब भी आप इस तरीके के जो डाटा फैक्ट हैं इनको आप अपने आंसर में यूज करके अपने आंसर को और भी ज़्यादा इनरिच कर सकते हैं। तो ऐसे फैक्टों को आपको याद रखना चाहिए, न केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, महिलाओं में निवेश, प्रगति को बढ़ावा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे मार्च महीने के। अब हम देखते हैं चर्चित स्थल, कुछ इंपॉर्टेंट स्थल जो चर्चा में रहे थे, जिसमें पहला नाम है पुणे का, जो महाराष्ट्र का एक शहर है। अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में। अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन पुणे, महाराष्ट्र में। कैमरून ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल का एक देश है और बच्चों के लिए मलेरिया के विरुद्ध नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है। अलबामा ये अमेरिकी प्रांत की होलमन जेल में यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मौत की सज़ा सुनाई गई और इस तरह ये पहली ऐसी सज़ा है, मौत की सज़ा है, जो नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके दी गई है। अलबामा में जेल है, अमेरिकी प्रांत की होलमन जेल, ये आपको याद रखना है। ये आपके 70 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अलबामा अमेरिकी प्रांत की होलमन जेल में, राइट। अगला नाम है ऋषिकेश, उत्तराखंड का एक आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी खूबसूरत जगह है ऋषिकेश, अगर आपने कभी घूमा हो। यहाँ भारत के पहले सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। हैदराबाद, तेलंगाना, यहाँ स्थित सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। तो देश की पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ पर यह बनाया जाएगा? तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एकीकृत समुद्री सर्वाइकल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। थाईलैंड में आयोजित ऐतिहासिक प्रदर्शनी में भारत से भगवान बुद्ध और उनके दो शिष्य अरहत सारिपुत्र और अरहत मोदग्लायन के पवित्र अवशेष को भेजा गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थाईलैंड में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और इस प्रदर्शनी में भारत से भगवान बुद्ध और उनके दो शिष्य के नाम क्या है? एक नाम है शरीपुत्र और दूसरा नाम है मोदग्लायन। मोदग्लायन, शरीपुत्र, ये दोनों भगवान बुद्ध के शिष्य थे। तो बुद्ध के साथ इन दोनों शिष्यों के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड भेजा गया था भारत से। संबलपुर, उड़ीसा में, यहाँ देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत का पहला कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा, संबलपुर में। राजनांदगांव जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा प्रणाली को शुरू किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडार प्रणाली को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झज्जर, हरियाणा में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और पुणे, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा झज्जर, हरियाणा में केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन और पुणे, महाराष्ट्र में निसर्ग ग्राम जो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है उसका उद्घाटन किया गया। अल्जीरिया में अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है फिलीपींस और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 को अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है फिलीपींस। इस बात को आप याद रखना। फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा घोषित हिंसा उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 को अनुमोदित करने वाला ये पहला एशियन कंट्री बन गया है। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी एशियाई देश बन गया है। ग्रीस एक यूरोपीय कंट्री है और ये समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी एशियाई देश बन गया है। कुलशेखरपट्टनम शहर जो तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। तो इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो थूथुकुडी पूछा जा सकता है या डायरेक्ट तमिलनाडु स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है, जहाँ पर इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। उज्जैन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो विश्व की पहली वैदिक घड़ी है, इसका लोकार्पण किया गया है। निकारागुआ जो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंटल का एक देश है, यह देश भारतीय फर्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। इस चीज को आप याद रखना, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल भी है और यहाँ विश्व की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया था। विश्व की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में। अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्शन में आते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्शन में जो पहला पॉइंट है वो है विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेविन को अमेरिकी कंपनी कॉग्निशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डेविन है क्या? डेविन ये विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? अमेरिकी कंपनी कॉग्निशन के द्वारा। नासा द्वारा विश्व की सबसे बड़ी हवाई प्रयोगशाला यानी फ्लाइंग लैब को DC-8 विमान में बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न देशों में वायु प्रदूषण के नमूने एकत्र करना। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नासा के द्वारा विश्व की पहली सबसे बड़ी हवाई प्रयोगशाला को बनाया गया है DC-8 विमान में और इसका काम क्या होगा? विभिन्न देशों में जो एयर पोल्यूशन होता है उसके नमूने एकत्र करना। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जिसका नाम क्या है? हैवीसियोर है। इस चीज को बस आपको याद रखना है। ये स्वदेशी रूप से भारत की पहली हेपेटाइटिस ए वैक्सीन होगी। नाम क्या है? हैवीसियोर। 2 खुराक में इस वैक्सीन को दिया जाएगा। पहली खुराक 12 माह से अधिक उम्र में और दूसरी खुराक दी जाएगी पहली खुराक के 6 माह बाद। इसको डेवलप किसने किया? ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसको डेवलप करने में जो नाम आता है वो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली वैक्सीन निर्माता कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा। तो स्टेटमेंट ये बन सकता है, इसलिए इस बात को याद रखना। राइट, भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैवीसियर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया। इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल्स टेस्ट रेंज में पुष्पक नामक अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के लैंडिंग वाहन का सफल परीक्षण किया। तो कहां से किया है इसरो ने इस वाहन का सफल परीक्षण? तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से। नाम क्या है? पुष्पक है। और पुष्पक किससे संबंधित है? ये एक प्रकार का पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल है। प्रथम मेड इन इंडिया ASTDC यानी अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया गया है। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये टग आखिर है क्या? तो टग क्या है? टग एक प्रकार के विशेष पोत या नाव होते हैं जिन्हें अन्य बड़े पोतों को बंदरगाह के अंदर और बाहर ले जाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया जाता है। भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक हरित टग के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनना। और इस तरह भारत ने अपने पहले मेड इन इंडिया टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया है। आपसे पूछ लिया जाएगा ओशन ग्रेस किससे संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? टग। ये एक प्रकार का टग है। और टग क्या होता है? टग एक प्रकार के नाव या पोत होते हैं जिन्हें अन्य बड़े पोतों को बंदरगाहों के अंदर और बाहर ले जाने में मदद करने के लिए बनाया जाता है। अगला है केजी बेसिन जो परियोजना है, कृष्णा गोदावरी बेसिन परियोजना, और इस परियोजना के अंतर्गत प्रथम तेल टैंकर पोत स्वर्ण सिंधु का हाल ही में शुभारंभ किया गया है। स्वर्ण सिंधु का ONGC द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित KG DWN 98/2 ब्लॉक, इसका नाम आपको याद रखना है। ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक ब्लॉक है DWN 98/2 और यहाँ पर पहली बार तेल का सफलतापूर्वक उत्पादन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी जनवरी 2024 में ONGC के द्वारा। राइट, 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा KG DWN 98/2 ब्लॉक से पहले कच्चे तेल वाहक पोत स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। हाल ही में मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी और एक सेंट जेम्स जेटी का उद्घाटन किया गया है।
वर्ष 2015 में भारत और मॉरिशस के मध्य अगालेगा द्वीप पर समुद्री और हवाई परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। और इसी हस्ताक्षर के तहत हाल ही में अगालेगा द्वीप जो मॉरिशस में है, और ये किस ओशियन में पड़ेगा, तो इंडियन ओशियन में, क्योंकि मॉरिशस इंडियन ओशियन में पड़ने वाला कंट्री है। और इसी द्वीप पर अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक नई हवाई पट्टी और एक सेंट जेम्स जेटी का उद्घाटन किया गया है इस अगालेगी द्वीप पर। हाल ही में मॉरिशस में भारतीय जन औषधि परियोजना को भी शुरू किया गया था, और इस तरह भारतीय जन औषधि परियोजना को शुरू करने वाला पहला देश भी मॉरिशस बन गया है। हाल ही में ASWC यानी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के प्रथम 3 पोतों, जिनका नाम है माहे, मालवन और मांगलो, इसका जो है कोच्चि में अनावरण किया गया है। ASWC परियोजना के अंतर्गत 30 अप्रैल 2019 को 8 पोतों के निर्माण हेतु केंद्रीय रक्षा मंत्री और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ था, और इस समझौते के तहत हाल ही में 3 पोतों माहे, मलावन, मांगरोल का कोच्चि में अनावरण किया गया है। राइट, अब हम प्रमुख सैन्य अभ्यासों की सूची देख लेते हैं। पहला जो इसमें दिया गया है सैन्य अभ्यास वो है समुद्र लक्ष्मण, ये भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है। आयोजन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। सैन्य अभ्यास में 2 बातें महत्वपूर्ण याद रखनी होती हैं, एक तो किस देश के मध्य हुआ है और आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये दोनों बातें याद करनी रहती हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास शांति प्रयास 4, ये नेपाल सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड की सहमेजबानी में किया गया है। कहाँ? नेपाल में। तो आपसे पूछा जा सकता है बहुराष्ट्रीय अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप क्या बताएंगे? नेपाल में। नेपाली सेना अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड की सहमेजबानी में। भारतीय शक्ति अभ्यास, ये पोखरण राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। भारत की तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है भारत शक्ति अभ्यास। दूसरा भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IMT, ट्रिलेट, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया का ये संयुक्त त्रिपक्षीय अभ्यास है। और ये जो आयोजन किया गया है इस अभ्यास का मोजाम्बिक और तंजानिया में किया गया है 21 से 29 मार्च के बीच में। और भारत से INS तीर और INS सुजाता ने इसमें भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के किन 2 पोतों ने IMT ट्रिलेट में हिस्सा लिया था? INS तीर और INS सुजाता ने। नौसेना अभ्यास कटलैक्स एक्सप्रेस 2024, इसका आयोजन किया गया है पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में। भारत की ओर से INS तीर ने इस कटलैक्स एक्सप्रेस में हिस्सा लिया था। ये एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। कटलैक्स एक्सप्रेस आयोजन कहाँ किया गया है? सेशल्स में। धर्म गार्जियन 2024 भारत जापान के मध्य होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में, भारत जापान के मध्य होता है। अभ्यास लामीतीय, अभ्यास लामीतीय ये भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ है? सेशल्स में ही। तो ये आपको याद रखना है कि अभ्यास लामीतीय किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत सेशल्स के मध्य। ऑपरेशन इंद्रावती महत्वपूर्ण हो जाता है। डोमिनिकन गणराज्य की सहायता से हैती देश में भारत से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे? हैती देश से भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इस मिशन की घोषणा की गई थी। ये एक स्टेटमेंट बन सकता है ऑपरेशन इंद्रावती के संबंध में। तो याद रखना, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इस मिशन की घोषणा की गई थी, इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती की। हैती देश से भारत के द्वारा शुरू किया गया था अपने नागरिकों को निकालने के लिए। नौसेना द्वारा एक नौसैनिक बेस INS जटायु का उद्घाटन किया गया है मिनिकॉय लक्षद्वीप में। कावारती में INS द्वीप रक्षक के बाद यह लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा होगा, जिसे मिनिकॉय में बनाया गया है INS जटायु के नाम से। राइट, भारतीय नौसेना के नवनिर्मित मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन 15 मार्च 2024 को किया गया है। यह दिल्ली में नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय होगा। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MIRV तकनीकी के साथ घरेलू स्तर पर विकसित अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। इसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है। इस बात को आप याद रखना, मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है? तो अग्नि 5 के सफल प्रशिक्षण से। इसे DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। भारत के अलावा जो IMRV तकनीकी है वो USA, UK, फ्रांस, रूस, चीन के पास है। अब भारत के पास भी MIRV तकनीकी हो गई है। अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। इस बात को भी याद रखना, मिशन दिव्यास्त्र नाम से इसको जाना जाता है। प्रमुख सम्मेलन और समारोह देख लीजिए। विश्व पुस्तक मेला 2024 का जो आयोजन हुआ था वो प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था। अतिथि देश था सऊदी अरब। थीम थी बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा विश्व पुस्तक मेला 2024 की थीम थी। अतिथि देश सऊदी अरब। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन, इसका आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन की, महासागर में साझेदार, सहयोग, तालमेल, विकास। राष्ट्रीय बागवानी मिशन मेला बेंगलोर में हुआ है। डिफ कनेक्ट है, माफ कीजिए, डिफ कनेक्ट है और ये नई दिल्ली में हुआ है। ये डिफेंस से रिलेटेड है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस डिफ कनेक्ट को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 21वां बायो एशिया 2024 का जो सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो हैदराबाद में। थीम क्या थी? डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज, राइट। तो डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम थी 21वें बायो एशिया सम्मेलन की। कहाँ हुआ है? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। भारत टेक्स 2024, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन, ये इंपॉर्टेंट है, WTO की जो 13वीं मंत्र स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो अबू धाबी में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो WTO का 13वां मंत्र स्तरीय सम्मेलन याद करना, अबू धाबी में हुआ था। पर्पल उत्सव 2024, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। उद्घाटन इसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। पर्पल उत्सव। सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने हेतु जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो जयपुर राजस्थान में हुआ था नीति आयोग के द्वारा। इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम, तो इंडियाज टेकेड जो कार्यक्रम है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो चिप्स होती हैं उनको बनाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भारत में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसके तहत 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास भारत में किया गया है। पहली है मोरीगांव असम में, दूसरी है धुलेरा गुजरात में, तीसरी है शानद गुजरात में। तो 2 गुजरात में, तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में से 2 गुजरात में शिलान्यास हुई हैं, धुलेरा और सानद में, और एक असम में, असम के मोरीगांव में, राइट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2024, ये सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ है। पहली बार अमेरिका के बाहर जो है लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इस बात को याद रखना। साउथ कोरिया में तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन हुआ है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका के बाहर किसी देश में लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में की गई है। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने किया था। अब जानते हैं जो G20 का जब जो आयोजन होगा अब वो ब्राजील में होगा, इसलिए G20 के विदेश मंत्रियों या फिर अन्य कोई भी बैठक अब G20 से रिलेटेड होगी तो वो ब्राजील में ही होगी। पहली बार भारत और ब्राजील ने 2+2 रक्षा एवं विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन भी किया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 2+2 वार्ता किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे? रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता से यह रिलेटेड है। भारत अब कई देशों के साथ 2+2 वार्ता कर रहा है और इसी कड़ी में भारत ने ब्राजील के साथ भी पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता की है। विश्व रक्षा शो 2024 का जो आयोजन हुआ वो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में हुआ है, इस बात को आप याद रखना। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में विश्व रक्षा शो का आयोजन किया गया था। नवा रायसीना डायलॉग, ये 2024 नई दिल्ली में हुआ है और थीम इसकी थी चतुरंग। चतुरंग में से संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, इन पर ये बेस थी। रायसीना डायलॉग 2024 उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्य अतिथि थे यूनान ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस। तो यूनान ग्रीस के PM किरियाकोस मित्सोटाकिस इस नवे रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया था। हुआ कहाँ? नई दिल्ली में और थीम क्या थी? चतुरंग। आदि महोत्सव, ये ट्रैफेड के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। समक्का समरक्का मेदाराम जतरा उत्सव काफी इंपॉर्टेंट है। ये तेलंगाना में प्रत्येक 2 वर्ष में कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। विश्व के सबसे बड़ी जनजातीय महोत्सव में से ये एक है। तो समरक्का जो मेदाराम जतरा महोत्सव है, ये एक जनजातीय महोत्सव है जो तेलंगाना में मनाया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में कोया जनजातियों के द्वारा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थीम क्या है इस हिंद महासागर शिखर सम्मेलन की, जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है? टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व इस हिंद महासागर शिखर सम्मेलन में किया था। आयोजन कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में। अब हम कुछ योजनाएं देख लेते हैं। योजनाएं, अभियान, जो समितियां हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसमें आप पहला याद रखिएगा, पशु कल्याण पहल एक है वनतारा। वनतारा आपने काफ़ी न्यूज़ में देखी होगी। ये सरकार, भारत सरकार की नहीं है बल्कि ये प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 300 एकड़ में इसमें
कई डिफरेंट टाइप्स के जानवर लाए जाएंगे, पूरा वन बनाया गया है उन जानवरों की देखरेख के लिए। तो पशु कल्याण पहल नाम क्या है इसका? वानतारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। कहां पर? गुजरात में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, नारी शक्ति से जल शक्ति, राइट। जल शक्ति अभियान कैच द रेन की थीम क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति। गुजरात सरकार ने इस बार अपने बजट 2024-25 में 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च किया है महिला सशक्तिकरण से संबंधित। एक है नमो लक्ष्मी योजना, दूसरी है नमो श्री योजना और तीसरी है नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना। ये सभी गुजरात सरकार की योजनाएं हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, ये संबलपुर उड़ीसा में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना विशेष रूप से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए तैयार की गई है, इस बात को याद रखना। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, पहली बात तो याद रखना है कि इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा के संबलपुर से। किससे संबंधित है? तो पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष रूप से इस परियोजना को शुरू किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसे फरवरी 2030 में शुरू किया गया था, हाल ही में इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। तो आपसे ये रेलवे स्टेशनों की संख्या पूछी जा सकती है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी है भारत के प्रधानमंत्री ने? तो क्या जवाब देंगे? 553 रेलवे स्टेशनों की। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई थी? 2023 में। नेक्स्ट है स्मार्ट ग्राम पंचायत। स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना, ये ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में एक क्रांति के लिए शुरू की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है 70 बीपीएससी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना, राइट। क्योंकि इसका जो उद्घाटन किया गया है वो बिहार के बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम पंचायत से किया गया है। तो कहां से किया गया है स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना का उद्घाटन? बिहार के बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम पंचायत से। यह पायलट प्रोजेक्ट बेगूसराय जिले की सभी ग्राम पंचायतों में पीएम वाणी सेवा का विस्तार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बेगूसराय अब प्रधानमंत्री वाणी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवाओं से लैस करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, पीएम वाणी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवाओं से लैस करने वाला बिहार का कौन सा जिला बना? तो क्या बताएंगे? बेगूसराय। और बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के पपरौरा ग्राम से ही स्मार्ट ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया है। अब पीएम वाणी योजना के बारे में देख लीजिए। पीएम वाणी योजना, इसको दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि पीएम वाणी योजना कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2020 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, राइट। चर्चा में रही नमस्ते योजना, और ये हमेशा से ही चर्चा में रही है जब से इस योजना की शुरुआत हुई थी। 2020 में इसको शुरू किया गया था। नमस्ते योजना असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को समाप्त करना। आप जानते हैं कि सीवरों की जो सफाई करते हैं लोग, जब अंदर सीवरों के जाते हैं तो कई गैसेज वहां से लीकेज होती हैं, जिसके कारण इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जो सीवर साफ करने वाले लोग हैं, इनको समाज में सम्मान भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में इनके सम्मान और इनकी सुरक्षा के लिए नमस्ते योजना को शुरू किया गया था 2020 में। इसका कार्यान्वयन किया जाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से। आदिति का फुल फॉर्म क्या है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDAX, और ये योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। बस इस बात को याद रखना। डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आदिति योजना को लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड जो 19 किलोमीटर का है, इसका उद्घाटन हाल ही में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में जान लीजिए। ये NH-48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में बनाया जाएगा। 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, और जिसके पहला खंड का उद्घाटन कर दिया गया है। हरियाणा खंड में इसका उद्घाटन किया गया है 19 किलोमीटर का। इस चीज को आप याद रखना, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। NH-48 पर है, दिल्ली और गुरुग्राम के बीच 8 लेन का। बरेठी सौर योजना इन दिनों चर्चा में रही, ये मध्य प्रदेश में है। राज्य विधवा पुनर्वाह प्रोत्साहन योजना को झारखंड में इंप्लीमेंट किया गया है। इसकी जो प्रोत्साहन राशि है 2 लाख रुपए है। मारुति सुजुकी की भारत में पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट संयंत्र परिसर के अंदर रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन मेहसाना गुजरात में किया गया है। तो याद रखना, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेहसाना गुजरात में। अब हम एक समिति देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो इन दिनों भी काफी चर्चा में है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति बनाई गई थी। रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी अध्यक्षता में, और इनके द्वारा राष्ट्रपति को जब ये रिपोर्ट सौंपी गई थी और मार्च में, इसलिए काफी चर्चा में रही थी। सिफारिशें देख लीजिए।
इस एक राष्ट्र एक चुनाव की क्या हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए दो चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की। पहले चरण में इन्होंने कहा कि लोकसभा विधानसभाओं के एक साथ चुनाव होने चाहिए। ये एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति की बात हो रही है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? माफ कीजिए, ये जो समिति बनी थी किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो रामनाथ कोविंद देश के पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में। और ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि मार्च 2024 में इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंप दिया गया था और राष्ट्रपति ने आगे बढ़ाकर अब सरकार को जो है इस रिपोर्ट को सौंपा है ताकि संसद में इसकी चर्चा हो और एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लाकर जो है देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। राइट, तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो समिति बनी थी उसके द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है समिति की सिफारिशें। एक साथ चुनाव कराने के लिए दो चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की है इस समिति ने। पहले चरण में कहा है कि लोकसभा विधानसभाओं के एक साथ चुनाव होने चाहिए और दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा विधानसभा के चुनाव से 100 दिनों के अंदर आयोजित करना चाहिए। ये 100 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों स्तरों के चुनाव में, यानी 3 स्तर कौन से हो जाते हैं? एक तो लोकसभा, फिर विधानसभा और तीसरा नगर पालिका और पंचायतों का। इन तीनों स्तरों के चुनाव में उपयोग के लिए एक ही मतदाता सूची और चुनावी फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, ऐसा इस समिति ने सिफारिश की है। राइट, अब हम लोग कुछ प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक देख लेते हैं। 12वां बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है और इस सूचकांक में जो शीर्ष स्थान पर रहा वो अमेरिका, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, भारत का स्थान 42वां था। छठवां विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 ये IQAR के द्वारा जारी की जाती है। शीर्ष प्रदूषित देशों की सूची में पहले नंबर पर बांग्लादेश को रखा है इस रिपोर्ट में, दूसरे पर पाकिस्तान और तीसरे पर भारत को रखा गया। राइट, शीर्ष प्रदूषित शहरों में बेगूसराय बिहार का जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसको रखा है और दूसरे पर गुवाहाटी और तीसरे को दिल्ली। मगर इस रिपोर्ट में क्या दिल्ली से ज़्यादा पॉल्यूशन बेगूसराय में होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। राइट, तो ये देख लीजिए, हालांकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 70 BPSC के लिए भी कि छठवीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट AQAR में किसे शीर्ष स्थान मिला है, किस बिहार के शहर को शीर्ष पर रखा गया है, तो आप क्या बताएंगे? बेगूसराय को। दूसरे पर असम का गुवाहाटी और तीसरे पर भारत की कैपिटल दिल्ली। शीर्ष प्रदूषित देशों में पहला स्थान किसको आया है? बांग्लादेश का सबसे प्रदूषित देश माना गया और पाकिस्तान को दूसरा और भारत को तीसरा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार। लैंगिक असमानता सूचकांक ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। 2023-24 का जो लैंगिक असमानता सूचकांक है इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, यानी डेनमार्क में सबसे कम आपको लैंगिक असमानता मिलेगी। जो भारत का स्थान है वो 108वां स्थान है 193 देशों में। 2021-22 में भारत जो है वो 122वें स्थान पर था। भारत में अभी भी हम देखते हैं जो लैंगिक असमानता है, जेंडर इक्वालिटी है, वो काफ़ी बड़े स्तर पर है, इसलिए भारत इस सूचकांक में भी आप देख रहे हैं 100 से ऊपर इसका भी स्थान है 193 देशों में। राइट, सबसे कम जो लैंगिक असमानता है वो कहाँ पर है? डेनमार्क में है और भारत लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वें नंबर पर है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखना। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? UNDP के द्वारा। मानव विकास सूचकांक भी आपसे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 और इस सूचकांक में 2022 के आंकड़ों पर यह आधारित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक भी जारी किया जाता है। शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर आइसलैंड और चौथे पर हांगकांग। 193 देशों की सूची में भारत को 134वां स्कोर मिला है। काफ़ी खराब स्कोर है मानव विकास सूचकांक की इस रैंकिंग में। 0.64 स्कोर दिया गया और इस तरह भारत जो है वो मध्यम मानव श्रेणी के अंतर्गत आता है मानव विकास के संबंध में। 2021 में जो भारत का स्थान था वो 135वां था, तो 1 अंक की जो है सुधार हुई है, बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। राइट, तो मानव विकास सूचकांक 2023-24 UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड ये शीर्ष 3 कंट्रियां हैं। भारत 134वें नंबर पर है, स्कोर 1.64 था, 0.64 था और इस तरह ये मध्यम मानव श्रेणी में है। 2021 में भारत को 135वां स्थान मिला था, अंतिम स्थान सोमालिया को मिला है। मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसका शीर्षक क्या है? ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। रिपोर्ट के 3 संकेतक होते हैं। जीवन प्रत्याशा, जिसमें लंबा और स्वस्थ जीवन को देखा जाता है। शिक्षा, जिसमें स्कूल जाने के औसत वर्ष और शिक्षा प्राप्त करने के अपेक्षित वर्ष को देखा जाता है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिसमें देखा जाता है कि लोगों का गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर कितना है। तो ये 3 संकेतक हैं, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। सबसे ज़्यादा जो खुश रहने वाला देश है
लगातार 7वीं बार फिनलैंड शीर्ष पर रहा इस रैंकिंग में, डेनमार्क दूसरे पर। भारत 126वें स्थान पर है। 2023 में भी भारत 126वें स्थान पर ही था, यानी भारत के लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, राइट। इसलिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत जो है वो काफ़ी पीछे बना हुआ है, क्योंकि खुशी सिर्फ जीडीपी के बढ़ने से नहीं होती है ना। जीडीपी के बढ़ने से सिर्फ आपके यहाँ की खुशहाली रिपोर्ट ठीक नहीं होगी, उसके कई पैरामीटर होते हैं जिनमें भारत अभी भी काफ़ी पीछे है। ये आपको याद रखना है। 7वीं बार फिनलैंड जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर आया है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। ये रिपोर्ट वी डेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। शीर्षक क्या था इस वर्ष की रिपोर्ट का? डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग एट द बैलेट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, जिसे 2018 में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की नकारात्मक श्रेणी में रखा गया था, कई संकेतकों पर और भी ज़्यादा गिरावट भारत में देखी गई है डेमोक्रेसी के संबंध में। और इस वर्ष सबसे खराब निरंकुश शासन वाले देशों में से एक इस श्रेणी में भारत को भी रखा गया है। इस वर्ष तेजी से निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहे देशों में भारत को डेमोक्रेसी रिपोर्ट में शीर्ष पर रखा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर आपसे लोकतंत्र के संबंध में प्रश्न पूछा जाए तो आलोचनात्मक बिंदु में आप इस तरीके की रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर जो है वो मैक्सिको है। देश में तेजी से निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहे मामलों के संबंध में पहले पर भारत, दूसरे पर मैक्सिको, तीसरे पर दक्षिण कोरिया। वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, और नेक्स्ट ईयर जब 2025 में रिपोर्ट आएगी तो उसमें बताया जाएगा 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा, क्योंकि एक वर्ष पीछे के आंकड़ों को देखता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 में 2023 को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है, और कब किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। वैश्विक व्यापार अवलोकन रिपोर्ट ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। बस आपको इतना याद रखना है। कुछ रिपोर्टें और हैं इस तरीके से मिली जुली जिनमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने एक ही जगह इन रिपोर्ट्स को कंसाइज कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाएगा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट यानी आउटलुक रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी की जाती है। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट, ये सामाजिक आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा। तो चारों आपको रिपोर्ट याद रखनी है, पूछी जाती हैं। तो वैश्विक व्यापार अवलोकन रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के बारे में बात की जाएगी तो विश्व बैंक, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, परिदृश्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आउटलुक, राइट। तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, संभावना केवल संभावना होगी तो विश्व बैंक, स्थिति और संभावना दोनों शब्द अगर इंक्लूड होंगे तो आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा। अब हम कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला जो राज्य बन गया हुआ है उत्तराखंड। आर्टिकल 44 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, इसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। आर्टिकल 201 के तहत 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को स्वीकृति दी गई, ये इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इस विधेयक पर हस्ताक्षर किसने किया? फाइनली राष्ट्रपति ने किया है, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है? विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो जो समान नागरिक संहिता विधेयक आया था, इसको वहां के राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया था, और फाइनली आर्टिकल 201 के तहत फिर 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के इस समान नागरिक संहिता विधेयक को जो है फाइनल मंजूरी दे दी और ये स्वीकृति हुआ। तो इस तरीके से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जो समान नागरिक संहिता विधेयक को जिसने पारित किया, राइट। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जोरहाट असम में लचित बरफुकन की 84 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा, और इस प्रतिमा का नाम दिया गया है शौर्य की प्रतिमा, इसका अनावरण किया गया। प्रतिमा का शिलान्यास 2022 में किया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। लचित बरफुकन की प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा, नाम क्या दिया गया है? शौर्य की प्रतिमा इसको। लचित बरफुकन के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए। ये असम का जो अहोम साम्राज्य था, इस अहोम साम्राज्य के शाही सेना के जनरल थे। इन्होंने 1671 के सराय घाट के युद्ध में मुगलों को हरा दिया था, ये बात आपको याद रखनी है। 1671 में सराय घाट का युद्ध होता है मुगलों और असम के अहोम साम्राज्य के बीच में, और इसका नेतृत्व अहोम साम्राज्य की तरफ से कौन करते हैं? लचित बरफुकन, और इन्हीं के नेतृत्व में मुगलों को हरा दिया जाता है सराय घाट के युद्ध में। कब होता है? 1671 में। हाल ही में अंकोर वाट को विश्व के 8वें अजूबे का दर्जा दिया गया है। 7 अन्य अजूबे कौन से हैं? तो ताजमहल है भारत का, दूसरा है कोलोजियम इटली का,
माचू पिच्चू पेरू का है, पेट्रा जार्डन का चीन की महान दीवार है जो चाइना में है, द स्टेचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर है ब्राजील में जो है, चिंचिन इत्जा मैक्सिको में। ये 7 अन्य अजूबे थे अभी तक, और हाल ही में अंकोर वाट को विश्व का 8वां अजूबा का दर्जा दिया गया है। अंकोर वाट के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। अंकोर वाट जो है इसका एक अन्य नाम भी है यशोधरपुर। अवस्थित कहाँ है अंकोर वाट की? कंबोडिया में। भगवान विष्णु की प्रतिमा के लिए काफी प्रसिद्ध है। 1992 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी अंकोर वाट को शामिल किया गया था। तो इतनी बातें आपको अंकोर वाट के बारे में याद रखना है। 8वां अजूबे का दर्जा इसको हाल ही में दिया गया। हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र का उद्घाटन पटना में किया है, और ये डॉल्फिन जो केंद्र है यह भारत के साथ साथ एशिया का पहला केंद्र है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 70 बीपीएससी प्रीलिम्स। कहाँ पर राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? पटना में, राइट। प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचले पार्क में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत सहित 28 देशों और यूरोपीय यूनियन ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में ब्लेचले घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इस दौरान यूके में विश्व के प्रथम एआई सुरक्षा संस्था को भी लॉन्च किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा ब्लेचले घोषणा किसने संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? ये एआई सुरक्षा से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुरक्षित ये पहला घोषणा पत्र है। और इसको किस सम्मेलन में अपनाया गया? तो ये प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में एक पार्क है ब्लेचले पार्क, और यहीं पर इसका आयोजन हुआ, और इसी के नाम से फिर ब्लेचले घोषणा को अपनाया गया है, हस्ताक्षर किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा के संबंध में। इसी सम्मेलन के दौरान यूनाइटेड किंगडम में विश्व के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संस्थान को भी लॉन्च किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था उनका नाम है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, राइट। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना उन्नति 9 मार्च 2024 से इसको लागू किया गया है। उन्नति योजना को 8 मार्च 2034 तक ही लागू रहेगी। यह योजना वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक विभाग के द्वारा राज्यों के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। नोडल एजेंसी उन्नत योजना की कौन सी है? पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड है। ये इंपॉर्टेंट योजना है, आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित केटी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल में देश की एआई टीचर रोबोट आइरिस लॉन्च की गई है। इसे मेकर लैब्स एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि देश की पहली एआई टीचर रोबोट कौन सी है? आइरिस। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रही आइरिस किससे संबंधित है? तो ये एक एआई टीचर रोबोट है जिसको कहां पर लॉन्च किया गया है? केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में। नेक्स्ट है कोचरब आश्रम। कोचरब आश्रम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा साबरमती गुजरात में पुनर्विकसित इस कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे, तो गांधी जी जब भारत आए दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, तो सबसे पहला जो आश्रम स्थापित किया उसका नाम था कोचरब आश्रम। साबरमती गुजरात में है और इसको पुनर्विकसित किया गया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। भारत का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर होगा। इसका नाम क्या है? सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। ये फ्यूचर लैब सेंटर है। आपसे पूछा जा सकता है कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में चर्चा में रही सेला सुरंग कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। जीवन सुरक्षा योजना काफी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अरब अमीरात की ये परियोजना है। ये किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? तो विशेष तौर पर कारखानों और उद्योगों में काम करने वाले प्रवासी भारतीय श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जीवन सुरक्षा योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है जीवन सुरक्षा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किससे संबंधित है? तो ये प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है। प्रवासी श्रमिकों को संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीवन सुरक्षा योजना को शुरू किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है हावड़ा कोलकाता में हुगली नदी पर। तो हुगली नदी पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का हाल ही में उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इस तरीके से हमने मार्च 2024 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं को पढ़ा। अब इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो बच्चे संकल्प बैच से जुड़े हुए हैं उनको इसका नोट्स मिल जाएगा, तो क्लास अटेंड करने के बाद उसको अच्छे से रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद आप लोग टेस्ट लगाएंगे तो सभी क्वेश्चन आपके अगर मार्च महीने की करंट अफेयर से होगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इस तरीके से हमने मार्च से लेकर अगस्त 2024 तक करंट अफेयर्स की घटनाओं को पढ़ लिया है। बाकी अब हम नेक्स्ट इससे पहले जनवरी फरवरी को भी कवर कर लेंगे, और जैसे ही ये महीना खत्म होता है सितंबर का,
तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको सितंबर माह की भी पूरी मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगी, राइट। ऐसे में आपकी करंट अफेयर्स कवर होता रहेगा। 70 बीपीएससी का एग्जाम 17 नवंबर की डेट अभी है, हालांकि नोटिफिकेशन फाइल ही नहीं आया, लेकिन 17 नवंबर को मान के चलिए इसकी डेट है, तैयारी अपनी करती रहें। यूपी पीसीएस भी अक्टूबर में है, 27 अक्टूबर। तो जो बच्चे यूपी पीसीएस दे रहे हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर करें, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सिलेक्शन की, तो अच्छे से पढ़ते रहें। बाकी जो बच्चे 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। 6306473800 हमारा नंबर है। तो मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप लोग जहां हैं वहां पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।